नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरो द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल, स्वस्थ और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपी टेट के लिए रामबाण साबित होगा डियर, और सुपर टेट में भी यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। लगभग 50 से 60 प्रश्न स्पीड के साथ इस वीडियो में कराए जाएंगे डियर। तो चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, यानी कि मोटिवेशंस का जो क्लासिफिकेशंस है कितने भागों में कर सकते हैं आप पूछ रहा है। स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, या अभिप्रेरणा और प्रलोभन। तो जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण है डियर वो हम जन्मजात और अर्जित रूप में करते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो हो सकता है क्या सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। तो सीखने की जो प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण है ये सभी होता है। अब सकारात्मक कैसे होता है बताई देते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया और साइकिल चलाने की मदद से आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया डियर, तो ये क्या है, ये सकारात्मक ही है। जैसे दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया न्यूमेरिकल इत्यादि में, तो उसकी मदद से आपने गणित में भी कमांड हासिल कर ली, तो ये सकारात्मक है। और नकारात्मक की बात कैसे करें, जैसे मान लीजिए कला का ज्ञान है, आपका कला का ज्ञान गणित के ज्ञान में सहायक नहीं है डियर, तो ये क्या है, ये नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। और शून्य स्थानांतरण उसे कहते हैं जो कि ना सकारात्मक हो ना नकारात्मक हो, यानी कि उससे कोई लेना देना ना हो, तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो अंतर्दृष्टि यानी सूझ की बात की थी, ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। और गेस्टाल्टवादियों में एक कोहलर थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मनोविश्लेषणवाद ये सिगमंड फ्राइड की है, आपको पता ही है। इद, इदम और पराअहम की इन्होंने बात की थी, इड, ईगो, सुपर ईगो की। व्यवहारवाद जेबी वाटसन से संबंधित है डियर। संबंधवादी इसे हम कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि इयान पेट्रोविच पावलोव के नियम के नाम से भी जानते हैं डियर, तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या बार्टलेट। तो जो सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का यूज किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एबिंगहॉस जी हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सीखने के नियम दिए हैं इयान पेट्रोविच पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो सीखने के जो मुख्य और गौड़ नियम है डियर वो दिए हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम शामिल है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सीखना क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या ये सभी। तो सीखना तभी सार्थक माना जाएगा जब व्यवहार में क्या हो, परिवर्तन हो, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है ये, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है। तो इसका जो डी ऑप्शन है यानी कि ये सारी बातें क्या सीखने के अंतर्गत आती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम डियर अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसने दिया था। जॉन डीवी, गिलफोर्ड, क्रूज या रॉस ने। तो चिंतन एक क्या संज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है, ये कथन है रॉस महोदय का। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा डी, जे.एस. रॉस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विश्वस्त होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा क्या विशिष्ट है, ऑल चिल्ड्रन आर यूनिक डियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी में लिखा हुआ है, प्रत्येक बच्चा क्या विशिष्ट होता है। डी एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षक प्रक्रिया या विद्यालय।
तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो चाइल्ड को माना गया है, चिल्ड्रन को ही हम रख कर बीच में सिखाते हैं, क्योंकि हमारी जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो इसी की वकालत करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो जो अच्छी मेमोरी की विशेषताएं हैं ये तीनों ही चीजें होती हैं डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उत्तेजना या भावों में क्या उथल पुथल, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। कौशल सिखाने की पहली अवस्था क्या होती है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो कोई छोटा बालक है, कौशल वो पहले कैसे सीखता है? अपने से बड़े को देख कर, यानी कि कैसे? अनुकरण से सीखता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या विने साइमन ने? तो इसका प्रयोग किया था विने साइमन ने 1905 में, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन या ये सभी? तो शैशवावस्था के लिए ये मॉन्टेसरी हो, खेल विधि हो, किंडरगार्टन हो, ये तीनों ही विधियां क्या उत्तम मानी गई हैं। इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट है एकदम। बाल विकास में हम प्रक्रिया में बल देते हैं, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, या उपर्युक्त सभी? तो बाल विकास में हम प्रक्रिया पर भी बल देते हैं, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देते हैं, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी एकदम करेक्ट है, डी। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण व बाल विकास पर पड़ने का प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन, या उपर्युक्त सभी? तो बाल विकास के जो अध्ययन के क्षेत्र हैं ये तीनों ही हैं, यानी कि डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ये कथन किसका है? लामार्क, हैरिसन, चार्ल्स डार्विन या मैकडूगल का? तो सर्वाधिक जीवित रहता है ये कथन जो है वो जो है लामार्क का है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, वृद्धि, अभिक्षमता का। तो जो विने साइमन परीक्षण है डियर ये सामान्य बुद्धि का मापन करता है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 1905 में ये विने साइमन टेस्ट आया था, बाद में 1908 में इसे संशोधित किया गया था, तो नोट रखिएगा 1905 विने साइमन परीक्षण। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी? तो संवेगात्मक विकास को ये तीनों ही चीजें प्रभावित करती हैं डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान ये तीनों ही संवेगात्मक विकास को इफेक्टेड करते हैं, डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सामाजिक प्रत्याशा उनके अनुरूप व्यवहार की योग्यता को अधिक सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन किसका है? हरलाक का, टीपीएन का, मैकडूगल का या रॉस का? तो ये कथन है मैकडूगल का, जिन्हें हम मूल प्रवृत्ति के जनक भी मानते हैं। उन्होंने जो है मूल प्रवृत्तियों की संख्या 24 बताई है, और मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द की भी बात की थी अपनी एक पुस्तक में। इनकी जो पुस्तक है डियर वो है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? तो विलियम मैकडूगल की। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिक समायोजन? तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो है व्यवहार में परिमार्जन करना। सीखना तभी तो इफेक्टेड होगा, तभी तो लाभदायक होगा जब उसका आप क्या व्यवहार में अपने क्या परिवर्तन कर ली, तभी सीखना होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, दिव्य तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट जो है वाणी। तो वाणी दोष जो नहीं है डियर वो क्या है? दिव्य तेज गति से बोलना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये कोई वाणी का दोष नहीं है डियर। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के बाजार में मूल्य स्थापन, या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में दंडित करने की बात लिखी है, दंड देना, ये गलत है डियर। तो जब बी गलत तो यानी कि डी भी गलत, तो सी भी गलत है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो मूल्यों के महत्व के बारे में हम बालक को जागरूक करेंगे। जब उसे अच्छे से मोटिवेट करेंगे तो वो उस चीज़ों को अधिकतम गहराइयों से समझ जाएगा और उसको अपने जो
ऊपर अपने व्यवहार में जो है क्या वो फॉलो और लागू करने लग जाएगा। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य बिल्कुल शामिल है, नैतिक मूल्य भी शामिल है, सांस्कृतिक मूल्य भी शामिल है, लेकिन ये एन केन प्रकार धन अर्जन करने का यानी कि किसी भी प्रकार से पैसे कमाने का कोई मूल्य शामिल नहीं है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। व्यक्तित्व के संगठक का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, शारीरिक राजनैतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व का जो संगठन का स्वरूप है डियर वो है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो बता दें डियर जो आत्म केंद्रित होता है यानी कि अपने आप तक ही सीमित रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुखी वाला होते हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहिर्मुखी वे होते हैं जो समाज में घुल मिल कर रहते हैं और उनका जो सारा कार्य है वो समाज के दिशा निर्देशों के अनुपालन में ही चलता है डियर, वो बहिर्मुखी होते हैं। और उभयमुखी जिनमें दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं वो जो है उभयमुखी होता है। और ये व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है ये कार्ल जुंग ने किया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार क्या है? घनात्मक, ज्ञानात्मक, कलात्मक, बहिर्मुखी या धार्मिक। तो अपने ऊर्जा के जो अभिव्यक्ति है उसको बाहर जो निकालेगा तो वो कौन सा होगा? वो डियर होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। बहिर्मुखी व्यक्तित्व ही तो बाहर सामाजिक में जो है सामाजिक स्तर में लेन देन रखता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा 4 का बच्चा जो है वो सदैव क्या चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, गलत बात डियर। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, गलत है डियर। उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, एकदम गलत है डियर। सी ऑप्शन में लिखा है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, बिल्कुल यही सही है डियर। क्योंकि बालक आपकी क्लास का है तो आप पहले उसकी रीजन को जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या बनेंगे? परामर्शदाता बनेंगे डियर। उन चीजों को आप उससे पता करेंगे, फिर उसके लिए सही उपचार के लिए उसे मार्गदर्शित करेंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत नहीं है ये अतिरिक्त शक्ति का कोई सिद्धांत भाषा के लिए निर्मित नहीं किया गया है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा की कुछ विशेष शब्द या दो भाषा के शब्दों से मिला शब्द। संकर का मतलब होता है दो भाषा के शब्दों से क्या मिला शब्द डियर। तो अभी तक आप बाल मनोविज्ञान के प्रश्न किए थे, अब ये हिंदी के हैं, यानी कि बताया हूं लगभग 50-60 प्रश्नों को हम तुरंत धुआं करेंगे। स्पीड में वीडियो है, समझते हुए चलिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई का, ई का, इक का या आ का? तो सुत में आ का अगर प्रत्यय कर प्रयोग कर देंगे तो सुता बन जाएगा। और सुता माने क्या? पुत्री होता है। और सुत माने क्या? पुत्र होता है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो नाक का बाल होना यानी कि अधिक क्या प्रिय होना डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक, हाय। तो अश्व का जो पर्यायवाची नहीं है डियर वो कटक नहीं है, क्योंकि कटक किसका है? कटक सोना का होता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता यानी कि क्या वो इधर उधर घूमता रहता है डियर, तो वो यायावर कहलाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो बुंदेलो हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, ये जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तो बता दें सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उनका जो है कल जो है पुण्यतिथि थी और 117वीं पुण्यतिथि इस बार सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मनाई गई है। इनके बारे में बता दूं, ये 9 वर्ष की जब थी तभी से इन्होंने ऐसे जो है गीत कविताओं का जो है वो लिखने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया था डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार या नवीन अर्थ। तो समास का जो अर्थ है डियर वो संक्षेपीकरण होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। और समास में जो उपसर्ग लगा है वो सम उपसर्ग लगा है, ये भी आप नोट रखिएगा।
भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को दुरुपयोग की केवल सूची बनाना। तो भाषा के संबंध में जो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य डियर वो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान करना है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है? सुबोपाली आपने ट्रिक पढ़ा होगा। सु से सुनना, बो से बोलना, ली से लिखना, पी से पढ़ना। यहाँ हंसना कोई डियर जो है ये प्रमुख भाषाई कौशल थोड़ी ना है। इसका जो सी ऑप्शन है हंसना यही गलत है और यही प्रश्न पूछ रहा था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी जो दिवस है डियर, हिंदी जो दिवस है मैं आपको बता दूं वो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ लेता तो आप बताएंगे कि साहब विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं अनुभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से क्या परिचित कराना है डियर। इनमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है। तो विशेषण विशेष मेरी गाय क्या काली है, गाय कैसी है काली है, विशेषता ही तो बता रहा है गाय की, इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। प्रश्नों का बिल्कुल शिद्दत से समझते हुए चलिएगा। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है डियर, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो से इतने प्रश्न आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि आपका दिल जो है वो गार्डन गार्डन कर जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के उपयोग से क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षण जो कक्षा में अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? पात्र जो अनुसार बच्चे द्वारा अभिनय के सीखने की प्रक्रिया में क्या तेजी आ जाती है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल या रेखा चित्र। तो अधिकरण पूछ रहा है, मैं पै पर अधिकरण होता है तो वाहनारूढ़ यानी कि वाहन में क्या रूढ़ है, आरूढ़ है, वाहन में चढ़ा हुआ है, इसलिए जो पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर सत्ताधीश की बात आ जाए तो सत्ता पर जो धीश जो कायम है तो ये भी अधिकरण का ही उदाहरण है। गंगा जल, गंगा का जल, रेखा चित्र, रेखा का चित्र, लेकिन बेटर ऑप्शन वाहन पर आरूढ़ होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या इनमें से कोई नहीं। तो रसों का जो रसराज है डियर वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और रस का जो वर्णन है वो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है डियर, नोट रखिएगा। आचार्य मम्मट ने जो रसों की संख्या है वो 9 बताई है। उन्होंने शांत रस को भी क्या रस माना है और शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद होता है डियर, नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु काल? तो घनानंद जो है ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? तो जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है डियर वही एकदम शुद्ध है आशीर्वाद और एकदम करेक्ट लिखा है। को से किस कारक के चिन्ह का जो है बोध होता है? प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तो कर्म का ही बोध हो रहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का जो उपनाम था डियर वो अज्ञेय था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब डियर हम बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। बिहारी के प्रसिद्ध थे, बिहारी के क्या प्रसिद्ध थे? कवित, सवई या पद या दोहा? तो बिहारी के जो प्रसिद्ध थे वो दोहा थे। अब कितने दोहा थे? तो बिहारी ने 719 दोहों को रचित किया था और एक तरीके से बिहारी को कहा जाता है कि गागर में सागर भर दिए, यानी कि इन्होंने मात्र एक ही रचना की बिहारी सतसई और उसमें इन्होंने 719 दोहों को ही लिखा और ये जग जाहिर हो गए डियर। तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल मनोविज्ञान और हिंदी से संबंधित एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए थे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें डियर। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में।
बता दूं वीडियो बड़ा है, आप शिद्दत से एक एक पॉइंट अंत तक जरूर वॉच किया करिए डियर, उससे आपको ज्ञानार्जन में बहुत प्रबलता मिलेगी डियर। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।